नमस्कार विद्यार्थियों। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा संचालित ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम भारत चीन संबंध बदलते आयाम पर चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल से अब तक भारत और चीन के बीच में किस प्रकार संबंध रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाते हैं कि प्राचीन काल से भारत और चीन के बीच में जो आर्थिक संबंध रहे हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। क्योंकि भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का आज सबसे बड़ा देश है और भारत दूसरे स्थान पर आता है। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चीन में साम्यवादी सत्ता है। तो इन दोनों देशों के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्राचीन काल में भारत में जन्म होने के बाद में इनका प्रचार प्रसार वहाँ से चीनी यात्री बहुत सारे बौद्ध धर्म को जानने के लिए यहाँ भारत आए। यहाँ नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में सीखा और वहाँ चीन में उनका प्रचार प्रसार हुआ। तो इस प्रकार प्राचीन काल से ही भारत और चीन के बीच में सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। व्यापार भी प्राचीन भारत के राजाओं के बीच में चीन के साथ होता था। लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो हम आते हैं सीधे 1949 में। क्योंकि 1949 में चीन में साम्यवादी सत्ता की स्थापना हुई और साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद चीन को मान्यता देने वाला भारत गैर साम्यवादी देशों में प्रथम देश था। इसी प्रकार अप्रैल 1950 में भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। यहाँ राजनयिक संबंध का तात्पर्य है कि दोनों देशों के राजदूतों की स्थापना राजनयिक चीन का भारत में और भारत का चीन में। इसके बाद में जून 1954 में भारत और चीन ने पंचशीलता के सिद्धांत, यानी जिस प्रकार हम जैन धर्म में 5 अहिंसा के पांच सिद्धांतों की बात करते हैं, वैसे ही विभिन्न देशों के बीच में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए 5 सिद्धांतों की जो बात यहाँ चीन और भारत ने की वो पंचशीलता के नाम से प्रसिद्ध है। तो इन पंचशीलता के तहत एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना इसमें कहा गया है। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और आपसी लाभ क्या पालना करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। इस प्रकार के 5 सिद्धांतों की बात है दोनों देशों ने मिलकर की और विश्व भर में इसको अपनाने की बात कही। लेकिन थोड़े समय बाद ही धीरे धीरे भारत और चीन के बीच संबंधों में कुछ तनाव उभरने लगा और परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर एकाएक आक्रमण कर दिया और बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और नवंबर 1962 में ही उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो इस युद्ध में भारत को एक झटका सा लगा, चूँकि भारत और चीन दोनों के बीच भाई भाई का संबंध जो उस समय नेहरू जी के नेतृत्व में शांति की बात होती थी और वो अचानक ही 1962 में एक आक्रमण में एक युद्ध में परिवर्तित हो गई। तो निश्चित रूप से दोनों देशों के लिए और भारत के लिए एक बड़ा सदमा के रूप में था और दोनों देशों के बीच ये संबंधों की कड़वाहट लगभग 1.5 दशक बाद 1978-79 में पिघलनी शुरू हुई। जब फरवरी 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री, उस समय भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और केंद्र में जनता सरकार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो धीरे धीरे वापस संबंधों में जो 1962 में जो तनाव उत्पन्न हुआ वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ। फिर 1988 में भारत के प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया और दोनों देशों ने लुक फॉरवर्ड के लिए सहमति व्यक्त की और सीमा के प्रश्नों को पारस्परिक रूप से समाधान, यानी आपस में मिल बैठ कर द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयास किए। तो इस प्रकार भारत और चीन के बीच जब हम ऐतिहासिक रूप से संबंधों को देखते हैं तो निश्चित रूप से जो 1962 में जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया वो एक धोखा के समान था। अब दोनों देशों के बीच में राजनीतिक
आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में किस प्रकार के संबंध स्वतंत्रता के बाद रहे हैं, इसके ऊपर एक एक करके देखते हैं। जैसा कि राजनीतिक संबंधों के बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अप्रैल 1950 में चीन के साथ भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए और उसके बाद में 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके एक तरह से दोनों देशों के बीच के संबंधों को गहरा झटका दिया। परंतु 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यात्रा से दोनों देशों के मध्य संबंधों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में संबंधों को आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में संबंधों का विकास हुआ। तो अब वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों की जब हम बात करते हैं तो 1984 में एक व्यापार समझौता भारत और चीन ने किया। इसके पश्चात 1994 में दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को जब हम देखते हैं तो पिछले वर्षों में बड़ी तेजी आई है, जहां वर्ष 2000 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच में लगभग $3 बिलियन का व्यापार था, जो 2018 में बढ़कर $95 बिलियन पहुंच गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं और व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों आयात निर्यात क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। जहाँ तक आर्थिक संबंधों की बात, सांस्कृतिक संबंधों की बात है, जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि प्राचीन भारत और चीन के बीच में लंबे समय तक दोनों देशों के बीच में आपसी संबंध रहे हैं। भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता और चीन की सांगझाऊ सभ्यता के आपसी वैचारिक और भाषाई आदान प्रदान होते थे। इस प्रकार के विसाख से कुछ मिलती है। पहली और दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्री भारत से चीन गए थे। इसी तरह कई चीनी यात्री जैसे इत सिंह, फाइयान, ह्वेनसांग आदि भी भारत की यात्रा पर आए। इसके अलावा जब हम शैक्षणिक संबंध की बात करते हैं तो भारत और चीन ने वर्ष 2006 में एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए और इन दोनों देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ाने के लिए यह एक समझौता किया गया और दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के परिणाम स्वरूप चीन में भारतीय छात्रों की संख्या में जो पिछले कुछ वर्षों में जो तेजी देखी गई है, जिनके आंकड़े जब हम देखते हैं तो चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों में अध्ययन करने वाले लगभग 20,000 भारतीय आज चीन में अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार शैक्षणिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच संबंधों का विस्तार हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ भारत और चीन के बीच आज भी कई समस्याएं हैं, जिनको एक एक करके देखते हैं। तिब्बत और दलाई लामा। 1950 में तिब्बत पर चीन ने आक्रमण करके उस तिब्बत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। हालांकि नेहरू जी ने उस समय तिब्बत की स्वतंत्रता का पक्ष लिया था। तिब्बत के दलाई लामा, जिसको चीन अलगाववादी नेता मानती है और जिनका तिब्बतियों पर गहरा प्रभाव है दलाई लामा का, तो चूंकि उस भारत ने 1959 में दलाई लामा को शरण दी थी तो चीन ने कड़ी आपत्ति जताई और इनको आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में भारत की आलोचना की और कहा कि पंचशीलता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसी प्रकार तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास में भारत की भूमिका को लेकर भी चीन ने हमेशा भारत के रवैये की आलोचना की है। और जहां जल विवाद की बात करते हैं तो भारत और चीन के बीच जल विवाद मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित विवाद है। यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत और चीन दोनों देशों में बहती है और पिछले कुछ वर्षों से कई बार ऐसी खबरें मिली है कि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को रोककर वहां बांध बनाने का प्रयास कर रहा, बांध बना रहा है। और यदि इस प्रकार अगर चीन करता है तो निश्चित रूप से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जल आपूर्ति बाधित होगी, अर्थात जल की कमी आएगी। इस कारण भी दोनों देशों के बीच में ये ब्रह्मपुत्र नदी पानी के बंटवारे से संबंधित भी विवाद है।
और जहाँ सीमा विवाद की बात करते हैं तो भारत और चीन के मध्य अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं तो उसमें सीमा विवाद है। दोनों ही देश दोनों क्षेत्रों पर अपना अपना दावा करते हैं, अर्थात अक्साई चिन्ह पर भारत का कहना है कि ये चीन का हिस्सा है, जबकि अरुणाचल, चूंकि वर्तमान में अक्साई चिन्ह चीन के पास है और अरुणाचल प्रदेश से भारत के पास है, और चीन अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर दावा करता है। तो इस प्रकार सीमा विवाद भी अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में है। दक्षिण चीन सागर, वैसे तो दक्षिण चीन सागर का भारत से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात भारत की कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देशों को, चीन को इस पर आपत्ति है कि जो भारत वियतनाम के कहने पर वहाँ तेल के अन्वेषण का कार्य कर रहा है, तो चीन इस पर आपत्ति जता रहा है, क्योंकि चीन का कहना है कि दक्षिण चीन सागर का 90% इससे पर वह अपना दावा करता है, अर्थात अपने हिस्सा मानता है। और अगर भारत अगर इस प्रकार की गतिविधियां करता है तो निश्चित रूप से वो चीन इस पर आपत्ति कर रहा है। चीन ताइवान और वियतनाम के बीच जो स्प्राटल द्वीप समूह है उसको लेकर भी अपने अपनी दावेदारी तीनों देश कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो दक्षिण चीन सागर है वो भी भारत और चीन के बीच संबंधों में एक तनाव का कारण है। अगला है वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड अर्थात OBOR चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा, अर्थात चीन के आधारभूत ढांचे के लिए और संपर्क की एक परियोजना है। इसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशियाई देशों से जोड़ना है। क्योंकि भारत इसमें शामिल अभी तक नहीं हुआ, और इसके पीछे नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो चीन की OBOR अर्थात वन बेल्ट वन रोड जो पहल है वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। चूँकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, और पाक अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत अपना हिस्सा मानता है। अतः OBOR में शामिल होने का यही अर्थ है कि भारत एक तरह से पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र पर अपनी सहमति, पाकिस्तान के अधिकार की सहमति दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है, इसलिए भारत OBOR में सम्मिलित नहीं हो रहा है। और आपत्ति भी जताई है कि इस OBOR में चीन पाकिस्तान गलियारे को शामिल चीन द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। भारत की विदेश नीति और चीन, अर्थात चीन के प्रति भारत की विदेश नीति किस प्रकार की, जैसा कि अपन विभिन्न क्षेत्र में संबंधों के बारे में पढ़ा है, विवाद के मुद्दों के बारे में चर्चा की है। तो चीन की जो भारत की जो विदेश नीति है चीन के प्रति, वो दो तरफा नीति अपना रखी है भारत ने। एक तरफ तो वो चीन के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में, जैसा कि आपने चर्चा की है कि भारत और चीन के बीच में आर्थिक संबंधों का तेजी से विकास हुआ है, आयात निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, अरबों डॉलर का व्यापार हो रहा है, तो आर्थिक क्षेत्र में संबंध बनाए रखना रखे हुए हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कूटनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स, SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन और रूस भारत चीन त्रिपक्षीय मंचों पर लगातार भारत जुड़ा हुआ, अर्थात इन मामलों में चीन और भारत आपस में सहयोगी के रूप में है। लेकिन साथ ही साथ भारत, चूँकि भारत और चीन के बीच में विवाद के मुद्दे अपन पड़े हैं, दोनों देशों के बीच तनाव हमेशा बने रहते हैं, तो दूसरी तरफ भारत अपनी सैन्य और निवारक क्षमताओं में भी बढ़ोतरी करने की नीति अपना रखी है। तो इस प्रकार दो तरफा नीति अपना रखी है, शांति की नीति एक साथ में, और दूसरी तरफ अपनी नीति तो शांति की है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैन्य ताकत को भी भारत को मजबूत करना आवश्यक हो गया है। तो इस प्रकार भारत की जो नीति है वो दो तरफा नीति है। इसके अलावा चीन और हांगकांग के मुद्दे पर जब हम भारत की विदेश नीति की बात करते हैं तो भारत हांगकांग के मुद्दे पर हमेशा उदासीन रहा है, तटस्थ रहा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि जब चीन कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, तो भारत को भी इस पर अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। हांगकांग के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ चीन
अपनी ताकत के बल प्रयोग वहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करता है तब। लेकिन भारत ऐसी कोई नीति नहीं अपनाना चाहता जिससे चीन नाराज हो, अर्थात भारत की नीति हमेशा शांति की नीति रही है। वो दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करता है। तो यद्यपि अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक भारत और चीन के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो सबकी आशाएं, भारत के सभी लोगों की आशाएं थी कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में किस प्रकार विकास होगा। तो इस संबंध में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते शुरुआत से ही पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के प्रयास जारी किए। और इसी कड़ी में चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर सितंबर 2014 में अहमदाबाद आए और नरेंद्र मोदी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वहाँ उनकी अगवानी की और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास किया। तो इस यात्रा के दौरान 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा का नए मार्ग और रेलवे में सहयोग से संबंधित कई मामलों पर कई समझौते हुए। इसके अलावा दोनों देशों ने क्षेत्रीय मुद्दों और चीन के औद्योगिक पार्क से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। हालांकि इसी समय, अर्थात जब चीनी राष्ट्रपति का भारत में दौरा था, उसी समय चीनी सेना, जिसको चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA कहती है, लगभग 1000 जवान चीनी सेना के जम्मू कश्मीर के चुमार क्षेत्र में घुस आए। भारत ने इस मुद्दे को भी इस राष्ट्रपति के सामने, चीनी राष्ट्रपति के सामने उठाया, लेकिन वार्ता में किसी भी प्रकार के खलल नहीं पड़ने दिया। मोदी जी के इन सब प्रयासों के बावजूद थोड़े समय बाद ही, अर्थात 2017 में ही चीन ने सीमा को लेकर अपना विवाद डोकलाम क्षेत्र में एक बार फिर तनाव, भारत और चीन के बीच में तनाव शुरू हो गया। क्योंकि डोकलाम वहाँ लगभग 2.5 महीने तक, 73 दिनों तक दोनों देशों के बीच में ये तनाव जारी रहा। ये जो डोकलाम, जिसको भारत में बोला जाता है, तो भारत, भूटान और चीन को मिलाने वाला एक बिंदु है, जिसको भारत में डोकलाम बोलते हैं, भूटान में डोकला और चीन में डोकलांग कहा जाता है। ये डोकलाम एक पठार है जो भूटान में हा घाटी, भारत के पूर्वी सिक्किम जिला और चीन के यादोंग काउंटी के बीच में, अर्थात एक ट्रायंगल के रूप में है भारत, भूटान और चीन के बीच में। तो यहाँ जून 2017 में ही चीन ने इस क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और जब भारत को पता चला तो भारत ने, सेना ने सड़क के निर्माण कार्य का विरोध किया। भारत की चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर ये सड़क बन जाती है इस क्षेत्र में, डोकलाम क्षेत्र में, अगर चीन का आधारभूत संरचना मजबूत हो जाती है तो हमारे देश का जो उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाला जो 20 किलोमीटर चौड़ी एक कड़ी है, जिसको मुर्गी के गर्दन जैसी है, तो इस इलाके पर चीन की पहुंच बढ़ जाती है, पहुंच बढ़ जाएगी। वहीं चीन ने भी अपनी संप्रभुता को, यानी इस मुद्दे पर चीन का कहना है कि जो हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं वो हमारे इलाके में कर रहे हैं और भारतीय सेना यहाँ अतिक्रमण कर रही है, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है। तो इस प्रकार दोनों देशों के बीच में डोकलाम का विवाद, जो विवाद लगभग 2.5 महीने तक चला, फिर धीरे धीरे वार्ताओं के माध्यम से इनको अंततः समाप्त किया गया। सीमा को लेकर एक और विवाद पेंगोंग त्सो झील को लेकर भी पिछले सालों में उभरा है और दोनों देशों की सेनाओं में झड़पें भी हुई है। ये पेंगोंग त्सो झील ये लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र में पड़ती है और लगभग ऊंचाई देखें तो ये लगभग 4350 किलोमीटर ऊंचाई है, 4350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची खारी पानी की झील है। और इस क्षेत्र में 1/3 क्षेत्र, वर्तमान में 1/3 क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है, जबकि 2/3 क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है। और इसी झील के मध्य से ही LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा गुजरती है। लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में को लेकर अभी तक सीमा तय नहीं हो पाई, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में समय समय पर विवाद होते रहते हैं। अगस्त 2020 में यहाँ कुछ सूचनाएं मिली कि भारत और चीनी सेना के बीच में कुछ मुठभेड़ें हुई। इन विवादों के साथ साथ दोनों देशों के बीच में आपसी बातचीत, आपसी संबंधों को बनाए रखने के लिए
अनौपचारिक रूप से शिखर सम्मेलन भी शुरुआत हुई थी 2018 में। इससे पहले वुहान में दोनों देशों के प्रमुखों की बातचीत हुई और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा जारी रखने की बात इसमें कही गई। और इसी क्रम में अक्टूबर 2019 में भारत के तमिलनाडु में महाबलीपुरम में एक दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भारत और चीन के मध्य आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश के नेताओं ने वैश्विक, क्षेत्रीय महत्व के अतिव्यापी और दीर्घकालिक तथा रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। तो इस प्रकार दोनों देशों के बीच में ये आपसी संबंधों को जोड़ने का भी साथ साथ में काम होता रहता है। हालांकि सीमा विवाद आज भी बने हुए हैं दोनों देशों के बीच में, चूँकि नियंत्रण रेखा अपने आप में पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। जिसको भारत नियंत्रण रेखा मान रहा है उसको चीन स्वीकार नहीं करता, और चीन जिसको अपना हिस्सा मान रहा है तो वहाँ नियंत्रण रेखा पर भारत उसको स्वीकार नहीं करता। तो इस कारण सीमा विवाद होने के बावजूद दोनों देशों के बीच में इस प्रकार के शिखर सम्मेलन भी और दोनों देशों के प्रमुखों की आपसी बातचीत विभिन्न मंचों पर होती रहती है। इसके अलावा जब हम मोदी काल में भारत और चीन संबंधों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 370 और चीन की जब बात करते हैं, चूँकि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार से संबंधित था, तो इससे पूर्व भी चीन ने हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दे को उठाया, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, चीन का हमेशा पक्ष लिया। लेकिन 370 के अनुच्छेद के समाप्ति के बाद भी चीन ने वापस इनकी भारत की आलोचना की और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालने का प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस मुद्दे को उठाया चीन ने। तो इस प्रकार दोनों देशों के बीच में जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेकर भी कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। भारत और चीन के संबंधों में गलवान घाटी का क्षेत्र भी एक विवाद का विषय रहा है। तो इसी क्षेत्र में जून 2020 में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में कई झड़पें हुई, जिसमें कई भारतीय सैनिक भी मारे गए और चीनी सैनिक भी मारे गए। तो ये क्षेत्र भी विवाद का विषय है, क्योंकि गलवान क्षेत्र, जो गलवान नदी है, उनका स्रोत अक्साई चीन है, जो वर्तमान में चीन के पास में है, और ये आगे चलकर भारत की श्योक नदी में मिलती है गलवान नदी। तो इस क्षेत्र में भी, चूँकि लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में अक्साई चीन में स्थित है ये घाटी, जिसके कारण रणनीतिक रूप से भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया। और इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच में संबंधों में टकराहट आती रही है। और जो घटना जून 2020 में हुई तो उसके बाद में एक भारतीय लोगों के बीच में भी इस प्रकार का एक राष्ट्रवाद का उभार आया कि चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए, चीन अपनी दादागिरी चला रहा है, भारतीय क्षेत्रों की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। और इसी क्रम में सरकार ने भी कई चीनी ऐप्स जो कंपनियां थी उनमें जिसके माध्यम से सूचनाएं लीक होने का भय था, तो इस प्रकार के ऐप्स पर भारत सरकार ने बैन लगा दिए, जैसे पबजी है, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर, इस प्रकार कई ऐप्स पर भारत ने भी प्रतिबंध लगाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मोदी काल में अर्थात 2014 के से लेकर अब तक भारत चीन संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते ही जैसा कि हमने देखा है कि वो पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करने का प्रयास शुरू से कर दिया, और चीन के साथ भी संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी चीन अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहा। डोकलाम, पेंगोंग त्सो झील, गलवान घाटी क्षेत्र आदि कई मुद्दों पर भारत के साथ है उनके विवाद इस काल में भी बने रहे, अर्थात इनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। इसी मामले पर भारत चीन संबंधों पर विदेशी मामलों की एक स्थायी समिति, जिसके अध्यक्ष शशि थरूर है, उन्होंने 4 सितंबर 2018 को डोकलाम सीमा स्थित और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग सहित कई मुद्दों पर भारत चीन संबंधों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और विशेष रूप से इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत सरकार को
भारत और चीन के बीच संबंधों का गहन मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात मूल्यांकन का समय है। और चीन से व्यवहार के तरीके पर, अर्थात चीन जिस प्रकार समय समय पर अपना बर्ताव कर रहा है भारत के प्रति, तो उस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता है। और कई मुद्दों पर समिति ने सिफारिशें की है, जिसके एक एक करके हम देखते हैं। जैसा कि अपने इन विवादों के बारे में पढ़ चुके हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है, डोकलाम मामला क्या था, सीमा विवाद से संबंधित, इन सब पर पढ़ चुके हैं। लेकिन समिति ने अपनी तरफ से रिपोर्ट भारत सरकार को सिफारिशें कुछ की है कि इस क्षेत्र में हम किस प्रकार काम करें ताकि चीन को इनका जवाब मिल सके। चूँकि हमने देखा है कि वन बेल्ट वन रोड चीन की एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, और इस परियोजना में ही पाकिस्तान चीन आर्थिक जो गलियारा है, जिसको CPEC भी कहते हैं, इसको शामिल किया गया है। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत को इस OBOR को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो CPEC अर्थात चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कॉरिडोर जो है, वो पाक अधिकृत कश्मीर से निकलता है, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता का एक तरह से उल्लंघन है। इसलिए OBOR मुद्दे पर भारत की स्पष्ट नीति यह होनी चाहिए कि भारत को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि भारत को OBOR की पहल के जवाब में अपने क्षेत्र में अपनी तरफ से पहल करते हुए स्वयं कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार चीन इस वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से एशिया, अफ्रीका, यूरोपीय महाद्वीप के देशों को जोड़ने की जो योजना बनाई है, तो भारत को भी इसी प्रकार अपनी तरफ से इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। इसमें खुद को भारत को शामिल होने की आवश्यकता नहीं है OBOR में। इसी प्रकार डोकलाम मुद्दे पर भी समिति ने कहा है कि डोकलाम में चीन का अतिक्रमण चीन और भारत के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। अर्थात जो डोकलाम क्षेत्र में 2017 में चीन ने वहाँ उस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया, तो भारत चूँकि भूटान के साथ इस प्रकार का समझौता किया हो, तो ये भारत भूटान समझौते का उल्लंघन है। तो भारत को निश्चित रूप से यहाँ जवाब देना चाहिए चीन को। रक्षा सहयोग की जहाँ तक बात है, तो समिति ने यह उद्धृत किया है कि भारत और चीन के बीच रक्षा सहयोग में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन 2017 के बाद चूँकि डोकलाम विवाद के बाद में इस सहयोग पर कुछ कमी आई है। तो समिति ने अनुशंसा की, सिफारिश की है कि दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग की बहाली भारत चीन संबंधों के दीर्घकालिक हित में है, अर्थात लंबे समय के हित में होगा। सीमा विवाद को लेकर भी समिति का कहना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा चूँकि अभी तक का सही तरीके से निर्धारण नहीं हो पाया, तो समिति के अनुसार दोनों देशों के बीच एक व्यापक सीमा अनुबंध समझौता होना चाहिए, और इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में जो विवाद के मुद्दे हैं उनको कम करने का प्रयास करना चाहिए, जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा दोनों देश तय नहीं कर लेते हैं तब तक। और सीमावर्ती आधारभूत संरचना के संबंध में समिति ने देखा है कि भारत और चीन सीमा पर आधारभूत संरचनाओं की कमी, अर्थात भारत की तरफ से इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है कि सैन्य वाहनों को अनुकूल वहाँ सड़कें मिल सके। अतः इस क्षेत्र में समिति ने सिफारिश की है कि इस क्षेत्र में भारत चीन सीमा के पास सड़कों बुनियादी ढांचे का निर्माण भारत को अपनी तरफ से करना चाहिए, और इस हेतु आपातकाल के दौरान सेना के लिए बैकअप के रूप में कार्य करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सीमा पर सड़कों का निर्माण करना चाहिए। अर्थात सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत को आधारभूत ढांचे का विकास करना चाहिए, ताकि चूँकि चीन समय समय पर इन क्षेत्रों में अतिक्रमण करता है, तो आधारभूत संरचना का जब सड़कों का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से भारतीय सेना वहाँ सही तरीके से चीन को उचित रूप से जवाब दे पाएगी। पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार के विवादों के बावजूद दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच व्यापार में भी वृद्धि के आंकड़े आए हैं। दिसंबर 2021 में इस प्रकार के आंकड़े आए कि पिछले 11 महीनों में ही भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार वो $100 अरब से भी ऊपर निकल चुका है। जैसा कि हमने देखा कि गलवान घाटी में जहाँ उस जून 2020 में झड़पे, उसके बाद में एकाएक भारतीय लोगों ने भी चीनी सामान के बहिष्कार की बात की,
इस प्रकार के जगह जगह भारत में प्रदर्शन भी हुए, लेकिन इस सब के बावजूद जब हम 2021 में देखते हैं तो 11 महीनों में ही 100 अरब डॉलर अर्थात अब तक का सबसे दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ा व्यापार 100 अरब डॉलर को भी पार कर गया है। तो हालांकि ये मुद्दा चर्चा का मुद्दा अभी भी नहीं है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र में अभी भी दोनों देशों के बीच में जो संबंधों का जो दौर गुजर रहा है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2001 में जहां व्यापार लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर था, वो द्विपक्षीय व्यापार 2021 में शुरुआती 11 महीनों में 100 अरब डॉलर को पार कर गया है। तो ये दोनों देशों के बीच में व्यापार संबंध अपने आप में रिश्तों को बेहतर करने का एक मार्ग बना हुआ है। हालांकि सीमा विवाद आज भी वैसे ही बने हुए हैं, चाहे वो लद्दाख क्षेत्र का हो या अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत भी चीन को कई वस्तुओं का निर्यात करता है और चीन से मोबाइल सेक्टर में, बिजली के सेक्टर में, कच्चे दवाइयों के कच्चे माल में, इन प्रकार के वस्तुएं भारत चीन से आयात करता है। तो दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध आज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।